हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था उसका सारा पेपर का सारा एनालिसिस शानदार विश्लेषण के साथ मेरे भाई। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, चौथी चौथी बौद्ध संगति कहाँ या और किसके समय में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति सम्राट कनिष्क के समय में लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजन और सिद्धांतों के संकलन के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण थी। तो सभी बौद्ध समितियां जो 4 हुई थी संगतियां, आप उसके बारे में ट्रिक के साथ देख लीजिए। राजा महाराजा आजा एक का हो गया, पहला का राजा महाराजा आजा जो पहली संगति हुई थी राजगृह में, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजात शत्रु के शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा है 20 सबका काल है, 20 सबका, तो दूसरा हो गया 20 से वैशाली, सबका से सब्बाकामी, काल से कालाशोक। तो दूसरा जो बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, उसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी जो संगति हुई थी उसका ट्रिक है पीटो गली में आशिक, पीटो से पाटलिपुत्र, गली से मोगली पुत्र तिस और आशिक से अशोक हो जाएगा आपका। फिर लास्ट वाला जो चौथा हुआ, कुंवर जी कंगाल हैं, कुंवर जी कु से कुंडलवन, कुंवर जी व से जो हो गया वासुमित्र जी और कंगाल से आपका कनिष्क हो गया। इसका एक ट्रिक ये भी है, आर भी पी के एक आपका MSMV MSMV देखिए क्या है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो ए से अजात शत्रु के शासनकाल में, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क के टाइम में। एम से अध्यक्ष जो हो गए महाकश्यप, एस से सबाकामी, मोगली पुत्र तिस और वी से वासुमित्र। तो ये भी आपका ट्रिक है, आप इसे भी याद कर लेंगे मेरे भाई। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, ओलंपिक गेम में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा किसमें पदक जीते हैं? तो भारतीय एथलीटों ने ग्रीष्मकालीन खेलों में 41 पदक जीते हैं। 1900 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में दबदबा बनाए हुए थी, जिसने 1928 से 1980 के बीच 12 ओलंपिक खेलों में 11 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जिनमें से 6 पदक 1928 से 1956 तक लगातार जीते गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरे क्या 8 गोल्ड इन्होंने जीता है। चलिए, और टोटल पूछेगा तो टोटल आपका हो जाएगा 41 पदक जीता गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो पूछा था, लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट कंप्यूटर भाषा। तो लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट से था कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+K। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, ये आपका कंप्यूटर से पूछा था। Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 1952 में कुश्ती में पदक किसने दिलाया है? तो केडी जाधव ने वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। वे हेलेंसिकी में आयोजित कुश्ती में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे।
तो ये ब्रॉन्ज मेडल हेलेंस्की में जीता था 23 जुलाई 1952 को। केडी जाधव जन्म हुआ था 15 जनवरी 1926 को सतारा महाराष्ट्र में, और सतारा महाराष्ट्र में 14 अगस्त 1984 को इनकी डेथ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो भारत नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता, खास तौर पर बाघों और दलदली हिरन यानी बारहसिंगा के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताना है चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है, कमेंट में आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पंडित रविशंकर किस संयंत्र से संबंधित है, यानी वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, विशेष रूप से मैहर घराने से, जो उस्ताद अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने सितार वादन के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया और दुनिया भर के संगीतकारों को प्रभावित भी किया था पंडित रविशंकर ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, नेप का फुल फॉर्म क्या है? NEP, नेप का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाई गई एक व्यापक नीति है, जिसे मुख्य रूप से नेप 2020 के नाम से जाना जाता है। यह नीति 29 जुलाई 2020 को मंजूर हुई थी और उसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल आधारित बनाना मेन मकसद था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं, जिन्हें फरवरी 2025 में नियुक्त किया गया और उन्होंने माधवी पुरी बूच का स्थान लिया। इनसे पहले माधवी पुरी बूच थे, वह 1 मार्च 2025 से पदभार संभाले हुए हैं और 3 साल के लिए इस पद पर रहेंगे, जिसका मुख्य जोर पारदर्शिता और बाजार विकास पर है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 2025 में खो खो में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये धाराशिव महाराष्ट्र का एक जिला है जो पहले स्थान पर रहा जूनियर प्रतियोगिता में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत कब से शुरू हुआ है? शक संवत, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, जिसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है और इसे सालीवाहन शक भी कहते हैं। और यह कैलेंडर 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, देवी दुर्गा के लिए कौन सा त्योहार है? तो देवी दुर्गा के लिए मुख्य रूप से दुर्गा पूजा का त्योहार है, जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जिसमें 9 रातों तक देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और यह बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक भी है, जिसका समापन दशहरे यानी विजयादशमी पर होता है। खासकर पूर्वी भारत में यह प्रमुख है, लेकिन पूरे भारत में उत्साह से मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, भगवान मरुगन लिखा गया, भगवान मरुगन है के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यही देवता है भगवान मरुगन। मरुगन, जिनको कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है, के लिए मुख्य रूप से थाई पुषम और अस्कंद षष्ठी त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें भक्त उपवास, प्रार्थना और कावड़ी चढ़ाने जैसे कठोर अनुष्ठान करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान मरुगन की शक्ति का प्रतीक भी हैं। खासकर तमिलनाडु और अन्य तमिल समुदायों में तो थाई पुषम
आपका तमिलनाडु का भी त्यौहार है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। और भगवान मुरुगन जो कार्तिकेय रूप में जाने जाते हैं, उनकी भी पूजा तमिलनाडु में थाई पुसम के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हरतालिका तीज मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें खासकर महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है और व्रत रखती है, जिसके बाद अगले दिन गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का मूर्ति की स्थापना करी जाती है। तो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले हरतालिका तीज मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, यानी कच्छ की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ कच्छ के मुहाने पर स्थित है। और यह भारत के सबसे बड़े और व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जो समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका कांडला बंदरगाह, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कांडला बंदरगाह को अब किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था, गोदान किसकी रचना है? गबन गोदान। तो गबन गोदान दोनों ही महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं और उपन्यास हैं, जो भारतीय समाज, नैतिकता और मानवीय रिश्तों का सजीव चित्रण करती है और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में स्थापित करती है। तो बहुत सारा रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। निर्माता, दो बैलों की कथा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान, गोदान, ईदगाह, कर्मभूमि, प्रेमा, सेवा सदन, बेटोबाली, क्या था ये, कफन, गबन, संग्राम, प्रतिज्ञा, बहुत सारा ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो उसका भार शून्य होता है, जीरो होता है मेरे भाई। अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार जीरो होता है, लेकिन उसका मास कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। भार जीरो होने का कारण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहां नहीं है अंतरिक्ष में, तो खिंचाव न होने के कारण चीजें वजनहीन महसूस होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था। फिर कह रहा है, रॉ साइड करने का शॉर्टकट, यानी कंप्यूटर में रॉ साइड नहीं है, हाइड है। कंप्यूटर में रॉ को हाइड करने के लिए Ctrl+9 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका रॉ कंप्यूटर स्क्रीन से हाइड हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा था आपका कंप्यूटर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, URL का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए ये मौजूद रहता है? तो इंटरनेट पर मौजूद किसी भी संसाधन का सटीक पता बताना, ताकि वेब ब्राउजर उसे आसानी से ढूंढ सके, आपको दिखा सके, आप इसे डिजिटल दुनिया में घर के पते की तरह समझ सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। संसाधनों की पहचान करना, इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट्स, इमेज, वीडियो और फाइल्स मौजूद हैं। URL का मुख्य काम हर एक फाइल को एक यूनिक पहचान देना, ताकि कोई भ्रम ना हो। लोकेशन बताना का मतलब URL ब्राउजर को यह बताता है कि जिस फाइल या पेज को आप खोज रहे हैं वह किस सर्वर पर है, किस फोल्डर के अंदर रखी गई है। उसके बाद एक सामान्य URL जैसे एग्जाम्पल HTTPS, www, इस तरह से पूरा एकदम यही है। URL का महत्व यही है कि बस आपको लंबे एड्रेस जैसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा एक एड्रेस याद रखिए, वही आपका एक एड्रेस है। URL का मतलब वही है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा था, एक्सेल में नया कॉलम कैसे ऐड करें? तो ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सेल में कॉलम डी को चुनें, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन दबाएं। इससे कॉलम सी और डी के बीच एक नया कॉलम बन जाएगा। तो आपका कंप्यूटर से यहाँ से सवाल इस तरह से बन रहा था मेरे भाई। फिर कह रहा है, एक्सेल में नया कॉलम जोड़ने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसी का है। इसके लिए आपको इंसर्ट विकल्प पर शॉर्टकट का ही प्रयोग करना पड़ता है।
अगर आप सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहते हो तो ये बटन दबाइए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस की का बटन दबाना है। तो ये था, तो इतना सारा क्वेश्चन हमारे पास पहुंच पाया था मेरे भाई। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए।